नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि पेपर 5 और पेपर 6 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो जोड़ा गया है वो बेसिकली उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। और इसी आपके पेपर 5 और पेपर 6 को एक बूस्ट देने के लिए हमने बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट की सीरीज को स्टार्ट किया है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट की सीरीज, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में हमें जितनी गहन जानकारी होगी उतना ही पेपर अच्छा होने की संभावनाएं हमारी बढ़ जाती हैं, हम उतना ही आसानी से चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट की अगर हम चर्चा करते हैं तो हमें उसके बारे में प्रॉपरली पता चल जाता है, ना केवल डिस्ट्रिक्ट के बारे में बल्कि मंडल के हिसाब से हमें उसका एरिया भी पता चलता है, साथ में उसमें क्या चुनौतियां आ सकती हैं, क्या उसका इंपॉर्टेंस हो सकता है, सारी चीजें हम आसानी से जान सकते हैं। तो इसी कारण ये डिस्ट्रिक्ट सीरीज को स्टार्ट किया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपके एग्जामिनेशन में आपके एग्जाम्पल्स को क्रिएट करने में बहुत बड़ी हेल्प करेगी। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं इस डिस्ट्रिक्ट सीरीज को, और आज के पहले डिस्ट्रिक्ट के रूप में हम लेते हैं लखनऊ। बोले तो नवाबों के शहर, एक गोल्डन सिटी के रूप में उत्तर प्रदेश में विख्यात लखनऊ। और लखनऊ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है लखनऊ का इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के इस मैप को, थोड़ा सा डार्क करते हैं, और भी मैप्स लगे हैं, उन मैप्स के थ्रू भी इसका आपसे बार बार अध्ययन होगा। आखिर मैप में हमें क्या देखना चाहिए? मैप में हमें यह देखना चाहिए कि जो आज का हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो कहां पर है। तो ये आपका मध्य में ही बिल्कुल आपको दिखाई पड़ेगा, जो है लखनऊ। लेकिन क्या केवल लखनऊ की ही हम चर्चा करेंगे? जी नहीं, उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें तो यहां पर 75 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक अस्थायी डिस्ट्रिक्ट अभी आपने कुंभ में देखने को आपको मिला था, लेकिन वैसे अगर हम देखें तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, और 18 मंडल आपको देखने के लिए मिलते हैं। कितने? 18 मंडल आपको देखने के लिए मिलेंगे, डिविजन्स 18 आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसी प्रकार संभागों की बात करें तो 4 इकोनॉमिक संभाग भी बेसिकली बनाया गया है उत्तर प्रदेश को, जिसमें एक पूर्वांचल का संभाग है, एक बुंदेलखंड का संभाग है, एक पश्चिमांचल का संभाग है, और एक केंद्रीय संभाग के रूप में देखने के लिए मिलेगा। और उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ का क्षेत्र है ये केंद्रीय संभाग के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। आखिर उत्तर प्रदेश का जो 18 मंडल हैं उसमें एक मंडल के रूप में लखनऊ मंडल भी आपको देखने के लिए मिलेगा। एक मंडल में लगभग 3 से लेकर के 6 तक के जिले हमको देखने के लिए मिलते हैं। उसी प्रकार लखनऊ मंडल में हमें कौन कौन से जिले देखने के लिए मिलेंगे? तो इसके जस्ट बगल में सीतापुर आपको जिला जो है वो इस मंडल में आएगा। उसी प्रकार हरदोई जिला भी लखनऊ मंडल में है। उसी प्रकार ये उन्नाव डिस्ट्रिक्ट जो आपको दिखता है ये भी लखनऊ मंडल में आता है। उसी प्रकार ये रायबरेली जो आपको दिख रहा है ये भी लखनऊ मंडल का ही पार्ट है। उसी प्रकार ये लखीमपुर खीरी जो आपको देखने के लिए मिल रहा है ये भी लखनऊ मंडल का ही पार्ट है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो लखनऊ मंडल में रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और खुद लखनऊ आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, और ये लखनऊ मंडल के ही पार्ट हैं। अगर मंडल वाइज में इसको देखूं तो आप यहां पर देख सकते हो कि इसकी बाउंड्री को अगर देखें तो ये यहां पर आपको देखने के लिए मिल रही है रायबरेली, और यहां से उन्नाव और इधर हरदोई होते हुए यहां पर लखीमपुर खीरी। इसका मतलब जो लखनऊ मंडल है वो अपनी बाउंड्रीज किससे शेयर करता है? तो वो एक देवी पाटन मंडल से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। फैजाबाद, इधर जो आपका अयोध्या मंडल हो गया, इधर इलाहाबाद मंडल से अपनी बाउंड्री शेयर करेगा, कानपुर मंडल से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और बरेली मंडल से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो यहां पर हमको मंडल वाइज भी चीजों को दिमाग में रख लेना चाहिए, और मंडल वाइज कौन किससे टच कर रहा है थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। अगर देखें तो मध्यांचल वाला जो आपका इलाका है, केंद्रीय क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का लखनऊ वाला, और वो सीधे तराई बेल्ट से जाकर के जुड़ता है। तो एक मंडल के रूप में अगर हम देखें तो लखनऊ की जो पहुंच है वो मध्यांचल से लेकर के आपके तराई बेल्ट तक पूरी तरीके से जुड़ जाती है। सीस्मिक जोन में अगर आप बात करें तो ये थर्ड सीस्मिक जोन में आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी प्रकार जब हम एरिया की बात करते हैं तो ये भारत में क्या कहते हैं 5वीं बड़ी सिटी के रूप में देखी जाती है।
पांचवी बड़ी सिटी के रूप में देखी जाती है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवी बड़ी सिटी है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी के रूप में हमको ये देखने के लिए मिल रही है। क्या? इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के टर्म्स में हमको ये बड़ी सिटी देखने के लिए मिलती है। उसी प्रकार अगर पॉपुलेशन की बात करें, वैसे तो अभी सेंसस नहीं हुआ है, लेकिन 2024 का एक अनुमान देखा जाए तो लगभग 4 मिलियन प्लस यहाँ की पॉपुलेशन हमको देखने के लिए मिलती है। मतलब 40 लाख से ज्यादा हमको पॉपुलेशन देखने के लिए मिलती है। इसका एक्रोनिम है लखनवी, तो लखनवी संस्कृति के रूप में हम इसे लखनवी लखनवी बोलते हैं। साथ ही यहाँ भाषाएं जो बोली जाती है, मेजर भाषा के रूप में हिंदी बोली जाती है, उसके बाद उर्दू भाषा बोली जाती है, जिसे उत्तर प्रदेश में 1989 में ही एक प्रकार से ऑफिशियल दर्जा दिया गया था। इसके अलावा अवधी भाषी लोग भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। सेक्स रेशियो की बात करें तो 915 सेक्स रेशियो आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी प्रकार लिटरेसी जो है लगभग 85% के आसपास देखने के लिए मिलती है। जब मैं सिटी की बात कर रहा था कि लखनऊ जो है वो 5वें नंबर में भारत की सबसे बड़ी सिटी के रूप में देखने के लिए मिलती है, तो मैंने एक खाका यहां पर आपके सामने रिप्रेजेंट किया है कि भारत की सबसे बड़ी सिटी के रूप में आपको दिल्ली देखने के लिए मिलता है, उसके बाद बेंगलुरु आपको देखने के लिए मिलता है, उसके बाद विशाखापट्टनम, उसके पश्चात हैदराबाद और उसके बाद फिर लखनऊ आपको देखने के लिए मिलता है। ये अपने आप में यूनिक पॉइंट है। एरिया के हिसाब से भी आप देख सकते हो तो लगभग 631 किलोमीटर स्क्वायर का इलाका आपको दिख रहा है और लगभग 5वें पोजीशन पे आपको देखने के लिए मिलेगा सिटी के टर्म्स में। इसी प्रकार रिलीजन की बात करें तो हिंदुज्म जो है आपको सबसे बड़ा डोमिनेंट रिलीजन के रूप में देखने के लिए मिलेगा। लगभग 71% जो फॉलोअर हैं वो बेसिकली हिंदुज्म रिलीजन को मानने वाले हैं। इसके अलावा जो है मुस्लिम रिलीजन को मानने वाले लगभग 26% लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। उसी प्रकार सिख रिलीजन भी है, क्रिश्चियनिटी भी है और अदर्स भी है। यदि मैं इतिहास की यहां पर बात करता हूं तो इतिहास की अगर हम बात करें तो सूर्यवंशी राजा से इनका इतिहास स्टार्ट होता है। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोसल महाजनपद के बारे में आपने सुना होगा और कोसल महाजनपद की दो राजधानियां आपने देखी होंगी, एक तो थी अयोध्या और दूसरी थी आपकी श्रावस्ती। अयोध्या के ही आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर हम अपने माइथोलॉजी के हिसाब से देखें तो माइथोलॉजी के हिसाब से भगवान राम की पूरी डायनेस्टी जो है आपसे अयोध्या से ही देखने के लिए मिलती है, जो कि इक्ष्वाकु हमको देखने के लिए मिलते हैं। और भगवान राम के ही जो छोटे भाई थे दैट इज प्रभु लक्ष्मण जी, कहते हैं कि उनको यहीं पे अपॉइंट किया गया था और उन्हीं के नाम के सम्मान में इस लखनऊ का नाम जो है वो लक्ष्मणपुरी रखा गया था। वही लक्ष्मणपुरी जो है आगे लखनपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वही लखनपुर आगे जाकर के लखनऊ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो यहाँ पर आप इस चीज को पढ़ सकते हो। इसके अलावा यहाँ कोसल महाजनपद की भी मैंने यहाँ पर जानकारी दी है। तो इसकी दो राजधानियां हुआ करती थी, अयोध्या और इसके साथ श्रावस्ती। इसी प्रकार लिखा है भगवान रामचंद्र के कर्तव्यनिष्ठ और स्नेही भाई लक्ष्मण के सम्मान में ही इस शहर का नाम लखनपुरी या लक्ष्मणपुरी रखा गया था। बाद में इसका नाम जो है वो कालांतर में परिवर्तित होकर के लखनऊ हो गया। उसी प्रकार हम मिडिवल हिस्ट्री में आकर के देखते हैं तो लखनऊ ये जो अवध का रीजन है, चाहे दिल्ली सल्तनत की आप बात करें या शर्की राजवंश की बात करें या मुगल सल्तनत की बात करें, तो अवध वाले इलाके में इन सभी ने राज किया है। अगर हम देखें तो आप सभी जानते हैं कि सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। शर्की राजवंश ने जौनपुर पर बेसिकली अपना अधिकार किया था। तो इनके क्षेत्र में भी अवध का एक बड़ा भाग आता ही आता था। अब इसके पश्चात जब बाबर आता है तो बाबर भी आगरा और इधर दिल्ली वाले क्षेत्र पर कैप्चर करता है और उसके भी जो इलाका था वो भी अवध के क्षेत्रों पर अपना डोमिनेशन स्थापित करता है। किंतु जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर खिलजी के समय में ही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के समय में ही आप सभी जानते हैं कि प्रांतीय प्रशासन का एक मॉडल स्थापित किया गया था। इससे पहले हम देखते हैं कि मुस्लिम जितने भी हमारे यहाँ आए वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्थानीय गवर्नमेंट ही हमको बेसिक देखने के लिए मिलती थी, लेकिन प्रांतीय गवर्नमेंट का एक सुव्यवस्थित मॉडल जो स्थापित किया था वो अकबर के द्वारा ही स्थापित किया गया था। इसीलिए अकबर ने ही अवध का ये जो रीजन था उसको प्रांत के रूप में बेसिकली निर्मित किया था। इसी प्रकार यहां पर आप इस चीज को पढ़ सकते हो। फिर आगे जाकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी यहां पर अधिकार हो जाता है। यहां पर हमें पता चलता है कि आईने अकबरी के द्वारा हमें पता चलता है कि 1580 के आसपास मोहम्मद अकबर के द्वारा अवध के प्रशासनिक प्रांत की स्थापना की गई थी और 1724 मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड में सादत खान बुरहान उल मुल्क ने इस अवध के एक प्रकार से स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी।
स्वतंत्र के बजाय मैं स्वायत्त राज्य बोलना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि उस समय स्वतंत्र तो नहीं हुआ था, लेकिन बिहेवियर में एक प्रकार से स्वतंत्र के रूप में ही वो व्यवहार करने लगे थे आगे जाकर के। तो सादत खान बुरहान मुल्क ने बेसिकली इसकी स्थापना की थी, लेकिन प्रारंभिक रूप से इस अवध वाले रीजन की जो राजधानी थी वो फैजाबाद ही हुआ करती थी। लेकिन शुजाउद्दौला के बाद जब आसफुद्दौला का टाइम पीरियड आता है, तब 1775 में जाकर के आसफुद्दौला फैजाबाद से अपनी राजधानी को चेंज करता है और राजधानी को लेकर के आता है कहां? लखनऊ में। लखनऊ में इसके यहां पर आपके सामने लिखा भी है, आप पढ़ सकते हो इस चीज को, कि सादत खान बुरहानुल मुल्क, इसने बेसिकली इसकी स्थापना की थी। 1 मिनट, ठीक है ना, मतलब एक बार चेक कर लें जरा, कोई पेज छूटा तो नहीं है। 1 मिनट। हाँ ठीक है, ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो यहां पे सादत खान आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन लास्ट मोनार्क के रूप में ब्रिजेश कादिर देखने के लिए मिलते हैं। आप सभी जानते हैं कि 1857 में जब यहां पर विद्रोह भड़कता है, तो विद्रोह के पश्चात ही बेगम हजरत महल और उनकी जो संतान है ब्रिजेश कादिर, वो उसको बेसिकली लीड करती है। वाजिद अली शाह जी को तो पहले ही यहां से भेज दिया गया था कलकत्ते, तो कहा आप तो निकल ही जाओ, तो यहां पर ब्रिजेश कादिर इसको लीड करते हैं, इसीलिए लास्ट मोनार्क के रूप में आपको ब्रिजेश कादिर देखने के लिए मिलते हैं। फॉर्मेशन जो हुआ था 1722 में हुआ था, 1858 में बेसिकली लखनऊ में अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। इनका जो निवास हुआ करता था वो छतर मंजिल कहलाता था। तो छतर मंजिल आप जो ये हुआ करता था, ये नवाबों का निवास स्थान हुआ करता था, छतर मंजिल। इसके अलावा अगर मैं आपको ये भी एक बात बताऊं कि 1921 में जो लखनऊ है उसको बेसिकली पार्शियल कैपिटल निर्मित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। फ्रॉम 1921 टू 1935 अंग्रेजों ने पार्शियली रूप से इसको कैपिटल निर्मित किया था लखनऊ को, लेकिन 1935 के बाद से अब तक फिर लखनऊ ही आपको ऐसा कैपिटल के रूप में देखने के लिए मिल रही है। अगर यहाँ की मैं अगर ज्योग्राफी की बात करूं तो कोपेन के अकॉर्डिंग यहाँ की जो क्लाइमेट है वो CWA प्रकार की है, जो कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के रूप में हमको देखने के लिए मिलती है। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के रूप में हमको देखने के लिए मिलती है। दैट इज अ यूनिक पॉइंट जो आपको बेसिकली पता रहना चाहिए। कूल ड्राई विंटर और नवंबर से फरवरी ड्राई हॉट समर, फिर हमको मार्च से जून के समय में अभी प्रतीत भी हो रहा होगा। अगर यहाँ की नदियों की मैं बात करूं तो स्पेशली 2 नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो गोमती नदी है और एक है सई नदी। गोमती नदी जो है यहाँ पर हरदोई और सीतापुर जिलों की सीमाओं के संगम से यहाँ पर प्रवेश करती है गोमती नदी, और मेजर नदी के रूप में हमें गोमती नदी ही देखने के लिए मिलती है। गोमती रिवर फ्रंट के बारे में भी आपने सुना होगा, जो कि साबरमती रिवर फ्रंट के बेसिस पर बेसिकली बनाया गया है। आज इसी गोमती नदी रिवर फ्रंट के आधार पर ही गोरखपुर वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, वहां पर भी इस प्रकार के रिवर फ्रंट बनाने की योजना तैयार की जा रही है। तो ये रिवर फ्रंट के रूप में भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, और इससे लखनऊ के एक बड़े भाग पर क्या कहते हैं सिंचाई के लिए जल भी प्राप्त होता है। गोमती की मुख्य सहायक नदी जो है वो बेहटा है, लेकिन अब बेहटा का इतना कोई हमें नहीं पता चलता है। हरदोई जिले से बेसिकली ये निकलती है। इसके अलावा भी कुछ नदियां हैं, जो लोनी है और एक नाला करके नदी आती है, वो भी बेसिकली आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा कुकराल नदी भी हमको देखने के लिए मिलती है, जो छोटी छोटी इसकी ट्रिब्यूटरी के रूप में देखने के लिए मिलती है। उसी प्रकार सई नदी है, सई नदी भी लखनऊ में बेसिकली हमको बहती हुई दिखाई देती है और उन्नाव जिले के साथ ये सीमा को निर्मित करती है। इसके अलावा डेमोग्राफी की बात करूं तो लगभग इस समय 4 मिलियन से ज्यादा यहाँ की जनसंख्या आपको देखने के लिए मिलती है। लगभग 1800 के आसपास जनसंख्या घनत्व देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब ही है जब इतना ज्यादा रिच जन घनत्व आपको देखने के लिए मिल रहा है, आप खुद ही सोचिए भारत का जनघनत्व कितना है, लगभग 382 के आसपास। उत्तर प्रदेश के आसपास आप देखिए लगभग 885 के आसपास था, 8 आई थिंक 8622 के आसपास है। लेकिन यहाँ का देखिए लगभग 1800 के आसपास आपको जनघनत्व देखने के लिए मिल रहा है। इसका एक इनडायरेक्ट मतलब यह समझ में आ रहा है कि इस शहर के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है, यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होंगी। ये एक प्रकार से इकोनॉमिक हब के रूप में भी काम करता होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिखिएगा कि जिस प्रकार एनसीआर आपका बना हुआ है
उत्तर प्रदेश में लखनऊ को एज अ एससीआर के रूप में डेवलप किया जा रहा है, तो उस एससीआर में कौन कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, इसको एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाए। फिर भी कोड वर्ड के रूप में मैं ब्लूरिश का नाम लेता हूं, तो आप एक बार इसको सेट करने का प्रयास करें कि कौन कौन से उसमें डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। जनसंख्या वृद्धि की अगर दशकीय वृद्धि दर देखें तो लगभग 26% हमको देखने के लिए मिलती है। आबादी बढ़ चुकी है लगभग दशकीय वृद्धि के हिसाब से। 77% आपको मेनली क्या कहते हैं साक्षरता देखने के लिए मिलती है। लेकिन 2024 के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो लगभग 85% के आसपास हो चुकी है। नगर निगम एक आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा लैंग्वेज के रूप में यहां पर मैंने आपके सामने कटिंग लगाई हुई है कि लैंग्वेज में 90% के आसपास लोग जो है हिंदी बोलते हैं, लगभग 7% के आसपास 7.5% के आसपास उर्दू, और अवधि जो है लगभग 2% 1.5% के आसपास आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। उसी प्रकार अन्य भाषा भाषी लोग भी आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ मैंने स्पेशल इंपॉर्टेंट यहां पर आपके लिए कीवर्ड्स रखे हुए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये था कि एक तो इसकी जनसंख्या जो है वो लगभग 4.5 मिलियन के आसपास हो चुकी है, और ये एक प्रकार से जॉर्जिया नेशन के बराबर है। जॉर्जिया नेशन के बराबर है। आप सब जान रहे हैं जॉर्जिया जिसकी राजधानी तिब्लिसी है, रशिया के साथ बाउंड्री बनाता हुआ आपको दिखाई देगा। एक उस देश के बराबर क्या कहते हैं इसकी जनसंख्या आपको देखने के लिए मिल रही है। मैंने यहां पर आपको डेंसिटी तो बता दी, लगभग 1800 प्लस आपको डेंसिटी देखने के लिए मिलती है, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लगभग 26% के आसपास देखने के लिए मिल रही है। यदि मैं आर्थिक रूपरेखा की बात करूं तो एग्रीकल्चर के टर्म में यहां पर 3 प्रकार की खेती हमको देखने के लिए मिलती है। राबी, खरीफ और जायद की खेती हमको देखने के लिए मिलती है। राबी की खेती की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि वो सर्दियों के समय में की जाती है। खरीफ की इस समय आपको देखने के मिल जाएगा गर्मियों के समय में, और जायद जो होता है वो बेसिकली जो खासकर मार्च और इधर का पीरियड जो होता है जून से पहले का, दैट इज जायद का पीरियड होता है। तो खरीफ की क्रॉप के रूप में यहां पर बेसिकली राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, यही सब बेसिकली फसलें यहां पर उगाई जाती हैं। राबी के रूप में बेसिकली व्हीट और बार्ले, इसके अलावा ग्राम, पीस, अरहर, इन सबको बेसिकली खेती की जाती है। लखनऊ की अगर बात करें तो दशहरी मैंगो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज के रूप में देखने के लिए मिलता है, और उसके लिए जो फेमस इलाका है दैट इज मलिहाबाद। ये भी मुझे बताइएगा ओडीओपी में बेसिकली ओडीओपी में कौन कौन सी यहां के प्रोडक्ट शामिल किए गए हैं। मैंने लिखा तो है ओडीओपी को, लेकिन आप भी जरूर लिखें ओडीओपी में यहां पर क्या शामिल किया गया है। चिकनकारी, कपड़े, जरदोजी, या फिर आम, क्या चीज बेसिकली इसमें शामिल की गई है। एक बार लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म ओडीओपी। तो यहीं पर मैंने आपको बताया है 3 फसलें हैं जिनके नाम है राबी, खरीफ और जायद। राबी बसंत ऋतु की फसल है, शरद ऋतु की फसल खरीफ है, और साथ में जायद गर्म मौसम की फसल है। खरीफ फसल के रूप में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा इनकी खेती की जाती है। रबी में बेसिकली गेहूं, जौ, इनकी खेती की जाती है। और लखनऊ दशहरी आम के लिए बेसिकली बहुत प्रसिद्ध है, और जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है मलिहाबाद का। इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये अपने आप में बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हब के रूप में आपको दिख रहा है। अगर मैं इसे ऑटोमोटिव हब के रूप में कहूं तो ये गलत बात नहीं होगी। बहुत सारे ऑटोमोटिव हब्स आपको क्या कहते हैं लखनऊ में देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में, ऑटोमोटिव्स के क्षेत्र में, मशीन टूल्स के क्षेत्र में, डिस्टिलरीज के क्षेत्र में, फर्नीचर के क्षेत्र में, चिकन कढ़ाई के क्षेत्र में, चिकन एम्ब्रॉयडरी। तो ओडीओपी में क्या शामिल है भैया, लिख दीजिए प्लीज, नाम तो आ ही चुका है। इसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपके आंसर में जाना चाहिए कि लखनऊ जीडीपी के हिसाब से भारत के शीर्ष शहरों में से एक है। मतलब शीर्ष पे नहीं है, शीर्ष शहरों में से एक है, ये कह रहा है। एसोचैम की रिपोर्ट है, कहती है कि लखनऊ भारत के 10 सबसे तेजी से बढ़ते रोजगार सृजन शहरों की सूची में 6ठे स्थान पर है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी इस फैक्ट को यूज करें तो एसोचैम का नाम वहां पर जरूर डालना है, क्योंकि ये एसोचैम की स्टडी है जो हमको ये बताती है कि भारत के लगभग 10 शहरों में 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग रोजगार वाले जो शहर हैं उसमें लगभग 6ठे स्थान पर आपका लखनऊ आता है। और इसकी जो जीडीपी है भारत के शीर्ष शहरों में से एक के रूप में देखने के लिए आपको मिलती है।
बहुत सारे ऐसा आप सभी जानते हैं कि इसको सॉफ्टवेयर हब के रूप में बेसिकली डेवलप किया जा रहा है। किसको? आपके लखनऊ को। सॉफ्टवेयर हब की अगर मैं बात करूं, आईटी हब के रूप में अगर मैं बात करूं, तो ये आपको ऐसा डेवलप होते हुए दिखाई पड़ेगा। कौन सा? आपका क्या कहते हैं, लखनऊ। उसी प्रकार एरोस्पेस पार्क की बात करें, फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पार्क की बात करें, तो आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। इसी प्रकार सॉफ्टवेयर और आईटी कंपनियों के रूप में मैंने कुछ कंपनियों के नाम लिखे हैं, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का भी आपको यहां पर ऑफिस देखने के लिए मिलेगा। एचसीएल का आपको ऑफिस देखने के लिए मिलेगा। एचएएल का ऑफिस देखने के लिए मिलेगा यहां पर। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां आपको देखने के लिए यहां पर मिल जाएंगी, बट दिस वन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य से होने वाले कुल निर्यात में अगर हम बात करें, तो हस्तशिल्प क्षेत्र का लगभग 60% योगदान होता है। हस्तशिल्प, हस्तशिल्प बहुत इंपॉर्टेंट है लोक कलाओं के हिसाब से। तो ये भी आपके पास डेटा होना चाहिए कि केवल और केवल अगर हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ से देखें, तो लखनऊ केवल जो है अपनी टोटल एक्सपोर्ट का, केवल लखनऊ की मैं बात कर रहा हूं, तो 60% केवल वो हस्तशिल्प को बेसिकली क्या करता है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है। इसी प्रकार कपड़ा उद्योग, इसको एज अ टेक्सटाइल हब के रूप में भी डेवलप करने की सबसे बड़ी योजना भारत सरकार की भी है, और इसीलिए उन्होंने लगभग 2 बिलियन रुपीस का यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है। सुल्तानपुर की पास चक गजरिया फार्म के आसपास 40 हेक्टेयर में, 40 हेक्टेयर में यहां उत्तर प्रदेश का ये जो शहर है लखनऊ, उसमें आईटी हब बनाया जा रहा है। आईटी हब बनाया जा रहा है। इसी के पास एआई सिटी के रूप में इसको तब्दील किया जा रहा है। यही आईटी हब के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा, सॉफ्टवेयर हब के रूप में दिखाई पड़ेगा, ऑटोमोटिव हब के रूप में आपको बनाया जा रहा है, जैव प्रौद्योगिकी आपको स्पेशली यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये सारी चीजें बायोटेक के हब के रूप में भी इसको डेवलप किया जा रहा है। साइबर सिटी के रूप में बेसिकली इसको डेवलप किया जा रहा है। तो आईटी शहर बनाने की योजना बनाई गई है। इस परियोजना के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र का दर्जा भी इस एरिया को स्वीकार कर लिया, मतलब सेज के रूप में भी इसको बेसिकली एक्सेप्ट किया गया है। ये जो आईटी हब बन रही है सुल्तानपुर रोड पर बेसिकली इसको बनाया जा रहा है 40 हेक्टेयर की पूरी लैंड के ऊपर। इसके अलावा रक्षा गलियारों की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर भी बना हुआ है, आप सभी जानते हैं। उसमें 6 नोड्स की चर्चा की जाती है, एक अलीगढ़ की, एक आगरा की, एक लखनऊ की, एक कानपुर की, एक चित्रकूट की, और बाकी क्या कहते हैं, एक आप बता देना कि छठा किसका नाम है डिफेंस कॉरिडोर में। तो कम से कम उसके नाम को याद कर लो। 5 तो मैंने ही बता दिए हैं, छठा आप याद कर लेना, बता देना कम से कम, ठीक है। तो इसमें भी एक नोड के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र को देखें, तो रक्षा के हिसाब से अगर आप देखें, तो एचएएल का यहां पर आपको प्लांट भी देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में 2 डीआरडीओ केंद्रों की स्थापना के साथ ब्रह्मोस का निर्माण भी किया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि रक्षा अनुसंधान संगठन का जो सेंटर है यहां पर, उसमें ब्रह्मोस का भी बेसिकली यहां पर निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी, पहला जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क डेवलप किया जा रहा है, वो बेसिकली यहीं पर डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा आईटी, मैंने आपको बता दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 2 फोकस जोन इसके हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के। क्या? एक तो इसे बायोटेक के हब के रूप में भी हमको डेवलप करना है, और एक आईटी हब के रूप में भी डेवलप करना है। अगर देखा जाए तो नोएडा और ये मेरठ वाले जो सिटीज के इलाके हैं, ये ऑलरेडी आईटी हब के रूप में बेसिकली डेवलप हो रहे हैं। लेकिन अब जो डेवलप किया जा रहा है, मेन जो फोकल सेंटर है, वो किसके ऊपर है? लखनऊ के ऊपर है। लखनऊ के ऊपर है, क्योंकि ये पश्चिमांचल के रीजन है, ये मध्यांचल का रीजन है, और मध्यांचल की तरफ, क्योंकि हम कहते हैं इंक्लूजन जो होना चाहिए, वो बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन को पूरी तरीके से फोकस करते हुए होना चाहिए। इसीलिए आज हम झांसी को नया नोएडा बना रहे हैं, सोनभद्र को नया नोएडा बना रहे हैं, और लखनऊ को हम नए तरीके से डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप ये देख लीजिए रक्षा के क्षेत्र में लखनऊ का कितना इंपॉर्टेंस है। एचएएल की यूनिट भी है, डीआरडीओ की यूनिट भी है, और साथ में डिफेंस नोड के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है। जैव प्रौद्योगिकी के रूप में देखेंगे तो फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाएगा। कहां पर? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। उसी प्रकार एरोस्पेस पार्क का निर्माण आप यहां कर रहे हैं, डिफेंस पार्क का निर्माण यहीं पर आप कर रहे हैं।
साइंस पार्क को अगर देखेंगे तो इसी के ही जस्ट बगल वाला जो डिस्ट्रिक्ट है हरदोई वाला संडीला का क्षेत्र, वहां पर साइंस पार्क को बेसिकली डेवलप किया जा रहा है। उसी प्रकार और भी हम बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं, रक्षा औद्योगिक गलियारा भी है। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। तो दो फोकस क्षेत्र हैं, कौन सा, एक तो बायोटेक का फोकस क्षेत्र है और एक गवर्नमेंट का फोकस जोन जो है वो आईटी हब के रूप में इसको डेवलप करने का है। यहां पे अगर हम परिवहन की बात करें तो परिवहन में बेसिकली आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्शन आपको दिखाई पड़ता है। वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो गाजीपुर से बेसिकली स्टार्ट होगा, जो गाजीपुर से बेसिकली आपको देखने के लिए मिलता है, मतलब पूर्वांचल की मैं बात कर रहा हूं स्टार्टिंग वाली। अगर वैसे स्टार्ट करेंगे तो लखनऊ से स्टार्ट कर सकते हैं। कहां से, चांद सराय विलेज से आप स्टार्ट करेंगे लखनऊ से और सीधे आप गाजीपुर तक पहुंच जाएंगे। यहां से एक लिंक एक्सप्रेसवे के थ्रू आप गोरखपुर से कनेक्ट हो जाएंगे, गोरखपुर से कनेक्ट हो जाएंगे। ये लगभग कितने किलोमीटर लंबा है, लगभग 341 किलोमीटर लंबा है, जिसका निर्माण यूपीडा के द्वारा किया जा रहा है और इसको बेसिकली डेवलप कर भी लिया गया है। उसी प्रकार आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात करें तो पूर्वांचल से आप लखनऊ आएंगे और लखनऊ से फिर आप इस रोड पर चलना स्टार्ट कर देंगे, जो बन जाएगा आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। ये भी आपके लखनऊ को आगरा से कनेक्ट करेगा। फिर जैसे ही आप आगरा से आएंगे, यहां से यमुना एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट हो जाइएगा। यमुना एक्सप्रेसवे सीधे आपको नोएडा ला करके छोड़ देगा एनसीआर तक, फिर वहां से आप दिल्ली पे कनेक्ट हो जाइएगा। तो इस प्रकार से एक प्रॉपर गलियारा निर्मित कर लिया गया है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यही जो लखनऊ, ये जो एक्सप्रेसवे है आपका, ये बेसिकली वाया इटावा से होता हुआ जाएगा और यहीं से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी जाकर के जुड़ जाएगा इटावा से। तो बुंदेलखंड का भी कनेक्शन आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा अवध एक्सप्रेसवे की बात करें तो कानपुर एक्सप्रेसवे जो है वही बेसिकली अवध एक्सप्रेसवे के रूप में जाना जाता है। कौन सा, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। इसके अलावा भी रिंग रोड को बेसिकली डेवलप किया जा रहा है ताकि शहरी परिवहन में फंसे बगैर ही आप रिंग रोड से ही प्रॉपर कनेक्टिविटी के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों की तरफ निकल सकते हैं, जिसको NH 230 के नाम से बुलाया जा रहा है। इसके अलावा एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा आपको देखने के लिए यहां पर मिल जाएगा, जिससे आप आज इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आप यहां से पकड़ सकते हैं टर्मिनल 1 से। जो टर्मिनल 2 है इसका वहां पर डोमेस्टिक फ्लाइट्स को बेसिकली पकड़ा जाता है। यदि मेट्रो की बात करें तो मेट्रो सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति का नाम है। नोएडा मेरठ और गाजियाबाद के बाद लखनऊ को ही बेसिकली बड़ा तीसरा मेट्रो नेटवर्क यहां पर बनाया गया है। ठीक है ना, हाँ, नेटवर्क बनाया गया है। कब से स्टार्ट किया गया था, 2017 से बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया था। अगर यहाँ के मैं पर्यटन के स्थल के रूप में बात करूं, ऐतिहासिक स्थलों के रूप में बात करूं तो ला मार्टिनियर कॉलेज को बेसिकली आप देख सकते हैं लखनऊ का। ये ला मार्टिनियर कॉलेज ये फ्रेंच मॉडल पर बेसिकली बनाया गया है। इस ला मार्टिनियर कॉलेज का जो आर्किटेक्चर है वो फ्रेंच बारोक स्टाइल को बेसिकली यूज करते हुए बनाया गया है। इसी प्रकार ऑल सेंट गैरिसन चर्च भी बनी है धार्मिक के रूप में। हनुमान मंदिर अलीगंज का आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये भी धार्मिक के रूप में। इसके अलावा मकबरा सादत अली खान का बना हुआ है ऐसा ऐतिहासिक स्थल के रूप में। नादान महल और साथ में सिकंदर बाग, ये सब ऐतिहासिक स्थल के रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इमाम बाड़ा, सिबातिनाबाद, उसी प्रकार बीबियापुर कोठी, दिलकुशा पैलेस, ये सब आपको देखने के लिए मिलेंगे। छोटा इमाम बाड़ा भी देखने के लिए मिलेगा और आसफी बड़ा इमाम बाड़ा भी देखने के लिए मिलेगा। तो छोटा इमाम बाड़ा, आसफी बड़ा इमाम बाड़ा, इसका जो बाहर का गेट होता है उस यही आसफी वाला जो इमाम बाड़ा है उसकी बात कर रहे हैं। वही भूल भुलैया के रूप में भी आपको देखने के लिए मिलेगा और इसी का ही जो गेट है ये रूमी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। ये अवध की अपने आप में बहुत बड़ी शान है और अवध के आर्किटेक्चर को बहुत हद तक ग्लोरीफाई करता हुआ हमको दिखाई देता है। इसके अलावा अगर कुछ मैं डांस ड्रामा की लखनऊ की स्पेशली बात करूं तो कथक को अगर देखेंगे तो वो बेसिकली लखनऊ से ही ओरिजिनेट आपको होता हुआ दिखाई देता है। वाजिद अली शाह जो लास्ट नवाब रहे अवध के, वो बेसिकली इसके बहुत बड़े क्या रहे, संरक्षक रहे। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें कि ये जो कथक के और कौन कौन से ऐसे महान नाम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे तो उसमें आप बेसिकली लच्छू महाराज का नाम लिख सकते हैं, अच्छन महाराज का नाम लिख सकते हैं, शंभू महाराज का नाम लिख सकते हैं, बिरजू महाराज का नाम लिख सकते हैं। उन्होंने बेसिकली इस परंपरा को जीवित रखा। इसके अलावा लखनऊ जो है गजल गायिका बेगम अख्तर का गृह नगर है।
गजल गायिका बेगम अख्तर बहुत महान रही हैं, बहुत बड़ा नाम रहा है गजल गायिका में बेगम अख्तर का, उनका भी जन्म यहीं पर हुआ। इसके अलावा कवि नौशाद का नाम आपने सुना होगा, इनके गाने भी आपने सुने होंगे। उसी प्रकार अनूप जलोटा जी का भी नाम आपने सुना होगा। तो एक दो नाम आप यहां पर रख सकते हैं जो बेसिकली इस धरती से संबंधित रहे हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करूं तो आईआईएम लखनऊ आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ट्रिपल आईआईटी लखनऊ आपको देखने के लिए मिलेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और साथ में क्या कहते हैं हमारे जो आदरणीय चीफ जस्टिस रहे पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी, वो अभी हाल ही में गए थे, अभी मुश्किल से मुझे लगता है कि 6 महीने पहले की बात है। तो राम मनोहर लोहिया यहीं पर यूनिवर्सिटी गए भी थे, वहां पर उनका कार्यक्रम भी हुआ था। इसके अलावा आपको इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, केजीएमयू मेडिकल के क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, उसी प्रकार संजय गांधी है। तो ये ऐसे कुछ कुछ नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जहां पर जो बोला जाए तो कहाँ गया, हाँ, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल से भी क्या है जो रैंकिंग जारी करते हैं तो उनमें भी इनको रैंकिंग दी जाती है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और इसको एज अ एजुकेशनल हब के रूप में भी हमको दिखाते हैं। इसके अलावा अगर मैं कुछ करंट की न्यूज़ की बात करूं तो G20 की जो मीटिंग हुई थी भारत में, उसी के ही अध्यक्षता के हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश में डिजिटल कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई थी। आप सभी को मालूम है जब G20 की बैठक हुई थी तो बहुत जगहों पर क्या कहते हैं उसकी बैठकें हुई थी। उसी में ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी एक बैठक हुई थी, वाराणसी में भी एक बैठक हुई थी, नोएडा वाली क्षेत्र में भी एक बैठक हुई थी। तो ये जो लखनऊ वाली बैठक थी वो बेसिकली कौन सी थी, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की यहाँ पर बेसिकली बैठक हुई थी। इसी प्रकार लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 2023 का जो विश्व कप हुआ था उसकी एक मैच यहां पर भी हुआ था भारत बनाम इंग्लैंड का, 29 अक्टूबर 2023 को। लखनऊ में ही 2023 में हमने श्री अन्ना महोत्सव का भी आयोजन किया था। उसी प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वैश्विक जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था लखनऊ में, उसका यहाँ पर कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया गया था, जो कि कब हुआ था, 10 फरवरी से 12 फरवरी 2023 में हुआ गया था। इसी प्रकार कुछ और भी न्यूज़ है, जैसे अभी हाल में ही 2024 अभी मेरे ख्याल से सितंबर 2024 में साइबर सिक्योरिटी को लेकर के उत्तर प्रदेश में एक कार्य समूह की बैठक हुई थी और प्रॉपर क्या कहते हैं साइबर सिक्योरिटी किस तरीके से प्रमोट करनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, तो उसको लेकर के एक पूरी लखनऊ विश्वविद्यालय के नेतृत्व में एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश को एआईसीटी के, लखनऊ को एआईसीटी के रूप में बेसिकली डेवलप भी किया जा रहा है। तो अभी हाल की ही न्यूज़ है 25 फरवरी 2025 की, तो उसको लेकर के बेसिकली जो उत्तर प्रदेश का बजट है 2025-26 का, उसमें 5 करोड़ रुपए का एलोकेशन भी किया गया है। लगभग 70 एकड़ में ये एआईसीटी बेसिकली फैलेगी। इसमें बहुत सारे बड़े टेक फर्म्स, स्टार्टअप्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ये सब पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो उत्तर प्रदेश लिखा भी है, ब्रॉडर पुश फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू प्रोजेक्ट्स लाइक एरो सिटी। मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ उसे एरो सिटी के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन, ये एससीआर को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। देखिए एआईसीटी का मतलब क्या होता है, हर चीज एआई से संचालित होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब एजुकेशन के सेक्टर में एआई का क्या रोल है, शासन के सेक्टर में क्या रोल है, उसी प्रकार हेल्थ के इंफ्रा के क्षेत्र में क्या रोल होगा, आईओटी का क्या रोल होगा, मशीन लर्निंग का क्या रोल होगा, ये सारी चीजें कनेक्टिविटी के माध्यम से आपको प्रॉपर जो वहां का क्या कहते हैं इन्वायरमेंट है उसको पूरी एक प्रॉपर इकोसिस्टम यहां पर डेवलप कर दिया जाएगा। तो ये इकोसिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली नए नए टेक आईटी हब्स के रूप में, सॉफ्टवेयर पार्क्स के रूप में, बायोटेक पार्क्स के रूप में ऑटोमेटिकली लखनऊ को ग्रो करना स्टार्ट करवा देगा। तो लखनऊ ही केवल ग्रो नहीं करेगा बल्कि यहां से कंपनियां एससीआर के रीजन की तरफ भी जाएंगे। इस समय गवर्नमेंट का जो फोकस है वो केवल नोएडा, मेरठ इस तरफ नहीं है, बल्कि एक इंक्लूजन की भावना है और इंक्लूजन की भावना के रूप में ये जो एससीआर का क्षेत्र है और खासकर
एससीआर के बाद जो ये कानपुर कानपुर का ये पूरा क्षेत्र है, इसको अब डेवलप करने की सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा फिर पूर्वांचल में इधर गोरखपुर वाले सेक्टर जो है, महाराजगंज, कुशीनगर, इन सब सेक्टर्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट का डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोग्राम है कि जो डेवलपमेंट है वो केवल और केवल पश्चिमांचल की तरफ ना हो, बुंदेलखंड में झांसी और इधर ललितपुर को बेसिकली बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। फार्मा हब के रूप में आप ललितपुर को भी देखेंगे। तो ऐसे ही क्या कहते हैं, एआई सिटी के रूप में लखनऊ को बेसिकली प्रमोट किया जा रहा है, जो भारत की ऐसा पहली एआई सिटी के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये इंडस्ट्री 4.0 ये भी बढ़ावा मिलेगा, इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, इन सब चीजों को बढ़ावा मिलेगा। तो फिलहाल हमने यहाँ पर हमारे जो परीक्षा के उपयोगी दृष्टिकोण से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी लखनऊ के बारे में, उसको हमने देखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि कम समय में आपने इन सारी मुद्दों को बहुत आसानी से समझ लिया होगा और अपने पेपर लाइक मटेरियल को भी निकाल लिया होगा। तो इसी प्रकार से आपके लिए और भी नए सीरीज को हम लाते रहेंगे, नए डिस्ट्रिक्ट्स को। तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसका जवाब भी जरूर दीजिएगा। तो आपका भविष्य अच्छा हो, परमपिता परमेश्वर से मेरी यही कामना है। सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।